बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में और इसकी वीडियोस में हम कुछ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में भी अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो इसके भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट से बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम जनरली बात करें तो केमिस्ट्री को एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है, लेकिन बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि केमिस्ट्री इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। सिर्फ जो समझने वाला है और जो समझाने वाला है वो अच्छे हों तो फिर मामला ही अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में, तो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी वजह से हम इसे अच्छे से समझ लेंगे। पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको ब्रॉडर लेवल पे लेके जाएंगे। इसके अलावा कुछ ईटा और एमटीकैट बेस्ड एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी को अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। स्टूडेंट की एक खासियत होती है कि अगर वो किसी पिक्चर को देख लेना तो उसके नीचे जो वो पिक्चर को अगर अंडरस्टैंड कर ले और जो समझाने वाले उसे अच्छे से समझा दे तो उसके बारे में पैराग्राफ लिख सकते हैं। जो एक ओल्ड कंसेप्ट है हमारा कि हम रट्टा मारते हैं और उससे याद कर लेते हैं, बाद में हमारे लिए वो एक डिफ़िकल्टी हो जाती है कि हमें वो रटा भूल जाता है और सब हो जाता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पिक्चर बनी है, एक मैटर है, मैटर में भी एक कंपाउंड और मॉलिक्यूल हो सकता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ईएम रेडिएशन को मैटर पे फॉल कराते हैं, वाइब्रेट कराते हैं। ठीक है, अब ये पिक्चर हमने देख ली। अगर हम इस पे पैराग्राफ लिखना चाहते हैं या इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या लिखेंगे हम। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ईएम रेडिएशन विद मैटर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक मैटर है, मैटर में भी एक कंपाउंड और मॉलिक्यूल। तो जब ईएम रेडिएशन उस पे उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है तो इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब अगर हम देखना चाहते हैं, हमें पता तो है कि इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है कि दोनों का एक साथ मिलाप हो रहा है या उसके ऊपर ये इंटरप्रिटेट कर रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईएम रेडिएशन होती क्या है। ईएम रेडिएशन की हमारे पास एब्रीविएशन हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। बेसिकली जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हमें बताया जाता है कि इसकी एक आम सी डेफिनेशन है जो एक हर बंदे को पता होता है। ईएम रेडिएशन क्या होती है? ईएम रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जो कि विच डजंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। जिनको अपनी प्रोपगेशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता, मतलब कोई एयर वगैरह कुछ भी इन्हें रिक्वायर नहीं होता, ये खुद ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अब अगर हम इसको ब्रॉडर लेवल पे लेके जाते हैं कि ईएम रेडिएशन कौन सी रेडिएशन होती है, तो रेडिएशन हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हम जानते हैं रेडिएशन जो है उसमें चार्जेस की मूवमेंट होती है। चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। हमें पता है कि जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो वो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि रेडिएशन हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। हमें छोटी क्लासेस में ही बताया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है उसके 7 रीजन्स होते हैं, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी एमटीकैट बेस या ईटा बेस एमसीक्यू आ जाता है तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस कई तरह दिए गए होते हैं। जो एग्जामिनर होता है, जो बनाने वाला होता है, वो स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूज करता है। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली जो स्पेक्ट्रम है ईएम रेडिएशन का उसके 8 रीजन्स होते हैं। ठीक, बेसिकली एमसीक्यू है, इसके 8 रीजन्स होते हैं, बट जो हमारे पास जो इसका लास्ट रीजन है वो उसको हम इतना बॉदर नहीं करते, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसके स्पेक्ट्रम है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके लिए एक ट्रिक या कीज़ हम देखते हैं कि जिससे हमें अच्छे से याद हो जाए कि हम किस तरह से इसे याद करें, क्योंकि इनको वो एक रटा बेस तो हमने नहीं करना ना, तो हमने कुछ ट्रिक्स और कुछ कीज़ देखनी है। तो उसमें हमारे पास एक सेंटेंस हम लिखते हैं कि रिच मैन इन विलेज यूजेस एक्स्ट्रा रिसोर्सेज फॉर कल्टीवेशन। बेसिकली एक सेंटेंस है, ठीक है। अब अगर हम इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, यूवी है, एक्सरे है, गामा रेज है और कॉस्मिक रेज है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे रिच है, रिच का फर्स्ट वर्ड है आर और रेडियो वेव्स का फर्स्ट वर्ड भी है आर, तो हम इससे एब्रीविएट कर सकते हैं कि ये रेडियो वेव्स होंगी। अब मैन है तो मैन का एम है फर्स्ट,
तो ये माइक्रोवेव्स हो जाएंगी। इन है इनका इंफ्रारेड, विलेज है तो वी विजिबल लाइट हो जाएगा, यूजेस है तो यूवी हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट। एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा को बेसिकली हम ई से लिखते हैं, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम एक्स से लिख लें इसे तो कोई मसला नहीं होगा। तो एक्स से हमारे पास एक्सरेज बन जाएगी। आर से बेसिकली हम ये कहते हैं कि गैमा रेज का एक अपना सिंबल होता है, बट अगर हम इसे ब्रॉडर लेवल पे देखें या जनरली हम बात करें तो इसका सिंबल आर से जो है वो उसकी सिमिलरिटी है कि वो आर से लगता है, इसलिए हम इसे रिसोर्सेज लिख सकते हैं। तो आर से क्या बन गया हमारे पास गैमा रेज, और हमारे पास कल्टीवेशन से कॉस्मिक रेज आ जाती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, यूवी है, एक्सरे है, गैमा है और कॉस्मिक रेज है। कॉस्मिक रेज को हम इतना बॉदर नहीं करते, ब्रॉडर लेवल पे हम इसकी इतनी बात नहीं करते। अब अगर हम देखें कि ये स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किस तरह से हम इसको देखेंगे। अगर हम देखें जो एनर्जी है और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम बेसिकली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू का एक ऑप्शन वो होता है, सिंबल होता है। अब अगर हम देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, ठीक है, और जो राइट से लेफ्ट अगर हम आना चाहते हैं तो वहाँ पे जो वेव लेंथ है वो इंक्रीज करती है। अगर हम पूरे स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कॉस्मिक रेज की होगी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी कॉस्मिक रेज की होगी, और जो सबसे ज़्यादा वेव लेंथ है वो रेडियो वेव्स की होगी, ठीक है, क्योंकि हम उसको एक पूरा हमने उसकी की बनाई हुई है, उससे हम इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। अब हम कुछ MDCAT बेस ईटा बेस की बात करते हैं कि उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है वो हमें कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार कुछ ट्रिकी से MCQ दे देता है, जिसकी वजह से जो है वो तो उसका काम ही होता है ना कि स्टूडेंट को कंफ्यूज करना। तो स्टूडेंट का काम होता है कि उसकी मेंटालिटी को समझना। तो सबसे पहले हमारे पास MCQ है, विच वन हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। कुछ हमें ऑप्शंस गिवन है, जैसे इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स हैं, एक्सरेज हैं और यूवी है। अब अगर हम स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी। IR कम है, माइक्रोवेव्स उससे भी कम है, एक्सरे ज़्यादा है और यूवी उससे भी कम है। तो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी किसकी हो जाएगी, एक्सरे की हो जाएगी। अगर हम वो हमसे पूछता है विच वन हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ, जैसे कि हमें पता है कि राइट से लेफ्ट की जानिब जो है वो ये इंक्रीज करेगी वेवलेंथ। तो हमारे पास सबसे लेफ्ट पे माइक्रोवेव आती है, इंफ्रारेड उससे आगे की बात है, एक्सरे भी आगे की बात है और यूवी भी आगे की बात है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है विच वन हैज़ मिनिमम एनर्जी, तो वो सबसे कम जो है माइक्रोवेव्स की होगी, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज कर रही है। विच वन हैज़ मिनिमम वेवलेंथ, वो वेवलेंथ किसकी मिनिमम होगी, एक्सरेज की होगी, क्योंकि ऑप्शंस में जो हमें गिवन है, क्योंकि जो लेफ्ट से राइट है वो डिक्रीज करेगी वेवलेंथ, क्योंकि ये राइट से लेफ्ट इंक्रीज करती है, ठीक है। कुछ इस तरह के हमें MCQs आ सकते हैं। उसके बाद हम कुछ बेसिक यूनिट्स देखते हैं, पैरामीटर्स हैं जिसको हम समझने के बाद ही हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री की अच्छे से समझ आ सकती है। सबसे पहले जिसमें आती है हमारे पास वेवलेंथ। एज वी नो दैट हमें इस बात का पता है कि जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू क्रेस्ट एंड ट्रफ, उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्रेस्ट क्या होता है कि जो वेव की अपर साइड होती है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो बिलो होती है उसे हम ट्रफ कहते हैं। अब ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हमने इसे कैसे रिप्रेजेंट किया है। वेवलेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, जैसे कि हमें पता है लेंथ का ही सेम यूनिट है, इसी तरह से हम इसे भी मेजर करते हैं। सेकेंड यूनिट हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी में हम इसको अगर हम समझना चाहें तो हम इसकी डायग्राम देखते हैं। एक हमने पॉइंट रखा है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, वहाँ पे कुछ हम सपोज कर सकते हैं कुछ टाइम है, यूनिट टाइम है जो फिक्स टाइम है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि उस पॉइंट में उस टाइम में कितनी वेव्स पास हो रही हैं वहाँ से, तो वो जितनी भी वेव्स पास होंगी उनके नंबर को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे द डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन ए यूनिट टाइम, इसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, जैसे कि हमें पता है। अब लास्ट में हमारे पास का बेसिक यूनिट आता है वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ को हम वेव नंबर कहते हैं। ये जो है ये वेव लेंथ के इन्वर्स होता है। तो हमें जैसे कि हमें पता है कि मीटर जो है वेव लेंथ का यूनिट है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर मीटर, और हम इसे पर सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा था आज के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। आगे हम बात करेंगे IR वाइब्रेशन के बारे में और कुछ एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस। उसके बाद हम कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपीज को भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर आज का पसंद आया और समझ भी आएगा होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।